मॉर्निंग साथियों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अमीन बनाने के अलग अलग जो तरीके हम लोग इजाद किए, उनमें सबसे पहला वाला तरीका था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। फिर हमने अमीनोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ी और सबसे अंतिम दौर में रिडक्शन, जिसमें से कुछ रिडक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अमीन बनाने का ही वही प्रिपरेशन मेथड फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगले मेथड पे पहुंचने से पहले थोड़े से बेसिक को मजबूत करना पड़ेगा। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आपको लेना पड़ेगा कार्बिन और नाइट्रीन का। कार्बिन नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ जनाब, कार्बिन आपने शायद इसका नजरिया जीओसी में देखा था और हल्का सा नजरिया मैंने कॉल्बे रिएक्शन में आपको दिखाया था। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बिन इसको कहा जाता है जिसमें दो बॉन्ड से कोई भी दो एटम कनेक्टेड हो। फिलहाल हमने हाइड्रोजन कनेक्टेड कर रखा है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो, जिसको आप नेगेटिव चार्ज की तरह से भी इंडिकेट कर सकते हो, और एक ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट बैठा हुआ नजर आए, ऐसे स्पीसीज को कार्बिन कहा जाता है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल पूरा खाली और दो बॉन्ड से दो एटम कनेक्टेड हैं। ठीक वैसा ही नजरिया नाइट्रीन का भी होता है। नाइट्रीन हाँ हालांकि एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक बॉन्ड की जगह इसके पास अपना एक पर्सनल नाइट्रोजन का लोन पेयर बैठा हुआ नजर आता। बाकी कहानी सेम है। एक ऑर्बिटल पैसों से लबालब नेगेटिव चार्ज या दो इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली, इसे नाइट्रीन कहा जाता है। हालांकि नाइट्रीन का इस्तेमाल हम अगले मेथड में इस्तेमाल करने वाले हैं, बस इसीलिए इस बेसिक को थोड़ा सा आपको समझाया गया है। अगले मेथड पे भी पहुंचने से पहले हमें एक जनरल मेथड के तहत अमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, RCON3, और इसको स्लाइड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से हल्का सा ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दीजिए और पार्ट 2 में वाटर ऐड कर दीजिए। तो चंद लम्हों के बाद RC≡ON3 RNS2 अमीन में तब्दील हो जाता है। कैसे होता है चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा RCON3 को जूम करके। तो RCON3 को जब जूम करता हूं तो N3 को जब मैंने जूम करके देखा तो N3 एग्जिस्ट करता है N- और N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव को भी थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं तो N2 पॉजिटिव का फोटो कुछ ऐसा होता है। N ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा जो स्पीसीज है वो N3 है, जिसको खोल के दिखाया N- और N2 पॉजिटिव फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता हुआ नजर आया। तभी आपको एहसास होता है कि ये जो N2 पॉजिटिव है ये तो दुनिया के बेहतरीन लिविंग ग्रुप में से शामिल होने वाला एक लिविंग ग्रुप है जनाब। N2 पॉजिटिव सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लिविंग ग्रुपों में से एक शामिल होने वाला है। ऐसा आप सबसे पहले लेक्चर जब रिएक्शन शुरू की थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी पहले, जब आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉल्वेंट, ऐसी कुछ बेसिक बातें बताई गई थी, वहीं पर आपको लिविंग ग्रुप का भी आइडिया दिया गया था। उसमें आपको मालूम है कि N2 पॉजिटिव सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लिविंग ग्रुप। हल्का सा वो इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि जब नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सर पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो गुस्सा आ जाता है, तो वो एनी हाउ वहां से इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर निकलना चाहता है। और जब N2 बाहर निकलेगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, शायद इसीलिए N2 बाहर निकलना चाहता है। N2 बाहर निकलना चाहता है और आगे की प्रोसेस के लिए आपको हल्का सा स्लाइड टेम्परेचर देना पड़ता है। अब यूं समझिए जनाब कि हल्के से टेम्परेचर की मदद से आगे की प्रोसेस कैसे प्रोसीड करने वाली है। तो N2 जैसे जैसे इधर से निकलता हुआ नजर आए तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल खाली हो रहा है। बाजू वाला नाइट्रोजन कह रहा है कि मैं भी नाइट्रोजन, तू भी नाइट्रोजन, दोनों की औकात सेम है। और फिर अगर N2 वहां से बाहर निकलता हुआ नजर आए तो बाजू वाला नाइट्रोजन भी थोड़ा बिलखता हुआ नजर आता है। उसके पास पैसे की कमी हो जाती है क्योंकि N2 दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लेके भागने की फिराक में है। अब जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करने लगा तो आजू बाजू टुकुर टुकुर देखा तो जनाब कार्बन से मदद की गुहार लगाता। तो कार्बन पे बैठा हुआ R ग्रुप ठीक वैसे ही जैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में R ग्रुप माइग्रेट करता है, ठीक वैसे ही R बिलकते हुए नाइट्रोजन की तरफ दया भरी निगाहों से धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब R ग्रुप इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन से N2 बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन गरीब फील कर रहा है, इसलिए R वहां से धीरे धीरे नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रहा है। तो कार्बन बिलक उठता है क्योंकि अब वो बोल रहा है कि अगर R यहां से चला जाएगा तो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाऊंगा। तब बीच में बैठा N- कहता है चिंता ना कर, अगर मेरा एक कटोरा खाली होता है, N2 अगर मेरे से भागता, मुझे पैसे की डिमांड है, तो तू मुझे R दे, और मेरे सर पे नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। दुनिया की कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, एनी हाउ वो न्यूट्रलाइज होना चाहता है। तो N- एनी हाउ जब न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है तो वो अपना चार्ज डिस्पर्स करना पसंद करेगा, डोनेट करना पसंद करेगा। तो नाइट्रोजन कहता है कि कार्बन बाबा दुखी ना हो, मैं अपना चार्ज तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। इनडायरेक्टली बोलूं तो नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डील की कि इस हाथ से R को मुझे ट्रांसफर कर दीजिए और मेरा नेगेटिव चार्ज तू ले लीजिए, दोनों का ही भला हो जाएगा। साथ ही साथ N2 वहां से रवाना होता है। इनडायरेक्टली बोलूं तो तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। N2 का बाहर निकलना,
N2 का बाहर निकलना, N- का बिलखना, R ग्रुप का माइग्रेट करना, फिर कार्बन का बिलखना तो N- का चार्ज कार्बन को ट्रांसफर करना, सब कुछ साइमल्टेनियसली होता हुआ नजर आए। इस रीअरेंजमेंट का नाम होता है जनाब वोल्फ रीअरेंजमेंट। जो पूरी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता हुआ नजर आए, इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है वोल्फ रीअरेंजमेंट। N2 बाहर निकला, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डील की कि इस हाथ से ऑन दे, इस हाथ से जान दीजिए। जब ऐसा कहानी होगा तो N2 वहां से है या था रवाना हो चुका है। बाकी का नजरिया देखूं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब डबल बॉन्ड आ चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना चार्ज ट्रांसफर किया। C डबल बॉन्ड वो पहले से मौजूद था और R जो है वो कार्बन से माइग्रेट होते हुए N की तरफ प्रोसीड हो चुका है। मोटा मोटा बोलूं तो वोल्फ रीअरेंजमेंट के बाद जो स्पीसीज बना उसका फोटो कुछ ऐसा है। इस स्पीसीज का एक फेमस नाम भी होता है साहब, इसे कहा जाता है एल्काइल आइसोसाइनेट। आर ग्रुप को एल्काइल और ये जो स्पीसीज है इसको कहा जाता है आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट में ही अगले पड़ाव में अगर आपने वाटर ऐड कर दिया, पार्ट 2 में चंद लम्हों का इंतजार करके वोल्फ रीअरेंजमेंट स्लाइट टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट फिनिश हो जाता है। चंद लम्हों का बीकर में इंतजार करके फिर आप उसमें पानी ऐड कर देते हैं। जब पानी ऐड करते हैं तो प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का लगता है, और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस लगाना बड़ा आसान है। आप ट्रिकी मेथड में डायरेक्टली लगा सकते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है जरा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के सर पे है डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। पानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, तो पानी का OH मिला कार्बन को, H मिला नाइट्रोजन को, ऐसा दो बॉन्ड है तो OH मिला कार्बन को, H मिला नाइट्रोजन को। बीच वाला बॉन्ड दोनों हैं या थे, बिखर चुके हैं। मोटा मोटा देखूं तो कार्बन को मिलेगा 2 OH, एक डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है। एक ही कार्बन के सर पे 2 OH। आप जानते हैं आगे क्या करना है, वहां से पानी बाहर निकाल दीजिए। एक C डबल बॉन्ड पहले से था, एक कार्बन के सर पे 2 OH, पानी बाहर, एक C डबल बॉन्ड और O जनरेट हो गया। इनडायरेक्टली बोलूं तो कार्बन पे C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड कुछ लोग इसे CO2 के नाम से भी जानते हैं। CO2 गैस गुड़गुड़ करके वहां से रवाना हो चुका है। नाइट्रोजन का हालचाल देखिए, R ग्रुप बैठा हुआ नजर आया, नाइट्रोजन के सर पे एक नहीं 2 हाइड्रोजन, इसे RNS2। हाँ साहब, मेरा 1 डिग्री अमीन जनरेट हो चुका है। मतलब वोल्फ रीअरेंजमेंट की मदद से आपने 1 डिग्री अमीन जनरेट कर लिया। अब इस वोल्फ रीअरेंजमेंट में कहने को तो सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। N2 का बाहर निकलना, R ग्रुप का माइग्रेट होना और N- का कार्बन को चार्ज ट्रांसफर करना। लेकिन इसको भी थोड़ा और जूम करके देखें तो डेल्टा T टाइम पहले शायद N2 ही बाहर निकला होगा। अगर N2 वहां से बाहर निकलता है तो, हालांकि ये स्पीसीज बनती नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, महज कल्पनाओं से भरा हुआ है। लेकिन अगर इसको भी थोड़ा और जूम करके दिखाऊं तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि नाइट्रोजन के सर पे एक लोन पेयर पहले से मौजूद था, ये रहा साहब लोन पेयर, नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव। अगर वहां से N2 रवाना हो जाता है तो नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली हो जाता है, नाइट्रोजन बिलकता है और तब जाके R ग्रुप वहां से माइग्रेट करके वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है, तो आपका मिलता साहब एल्काइल आइसोसाइनेट। नीचे वाला स्पीसीज कभी लेबोरेटरी में ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आप महसूस कर सकते हैं। अब अगर इस स्पीसीज में देखिए तो देखिए सजाब, नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक ऑर्बिटल पूरा खाली और एक नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक ऑर्बिटल में नेगेटिव और एक ऑर्बिटल पूरा खाली। क्या आपको एहसास हो रहा है नाइट्रीन के कैरेक्टर वहां डेवलप हो गए? शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि वोल्फ रीअरेंजमेंट में नाइट्रीन कैरेक्टर डेवलप होता हुआ नजर आता। अब इसी वोल्फ रीअरेंजमेंट की मदद से हम आगे अमीन कैसे बना सकते हैं, तो अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे की बात पे। हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अमीन, जिसमें 3 मेथड पढ़ चुके थे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, अमोनोलाइसिस और रिडक्शन के मेथड से चौथा मेथड नाम है साहब कर्टियस मेथड। कर्टियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इन के इन प्रकारेण अमीन का प्रिपरेशन किया। सच कहूं तो कर्टियस बाबा ने कुछ खास नहीं किया, ये जो वोल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा था बस इसी का कंसेप्ट चुराया और अमीन बना के दिखा दिया। कैसे कंसेप्ट चुराया चंद लम्हों में समझ आएगा। RC डबल बॉन्ड OCl, जिसे कुछ लोग एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसकी रिएक्शन कर्टियस ने करवाई पार्ट 1 में NaN3 के साथ, और पार्ट 2 में उसने स्लाइट टेम्परेचर सप्लाई किया और बाद में वाटर वहां पर मौजूद था, यूनिवर्सल सोलवेंट पानी मौजूद था, तो चंद लम्हों के बाद उसे 1 डिग्री अमीन नसीब हो गया। कैसे हुआ चलिए चर्चा करते हैं। जैसे ही कर्टियस में रिएक्शन करवाते हैं, एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म का तरीका बड़ा आसान सा है। RC डबल बॉन्ड OCl वहां बैठा होगा, NaN3 की जब आप रिएक्शन करवा रहे थे तो आपको इतना तो मालूम है कि NaN3 में NaS ब्लॉक का एलिमेंट है तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। इसका मतलब वहां पर Na+ होगा और N3- होगा जी। अगर ऐसा है तो चलिए RCOCl की तरफ आते हैं। बेसिक सा सवाल, कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ऑक्सीजन तो कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव पैसा पैसे की डिमांड कर रहा, आजू बाजू टुकुर 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 देखा तो क्या कहीं आजू बाजू N3- के पास पैसा लवाला पड़ा हुआ नजर आया। बोले तो N3- ही न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पहले मरियल पाई बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा, तो अटैक पोलर पाई बॉन्ड टूटा फिर O- वापिस अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा। ऐसी रिएक्शन हम लास्ट क्लास में ही देख रहे थे, अटैक ओपन क्लोज और क्लोरीन खटैक करके लिविंग ग्रुप की तरह वहां से बाहर जा चुका होगा। अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो थोड़ी ही देर बाद आप महसूस करेंगे कि वहां से Cl है या था, Cl जा चुका है और वहां पर N3 कनेक्ट हो गया है। RC डबल बॉन्ड ON3 देखा देखा लग रहा है जी, RC डबल बॉन्ड ON3। अगले हिस्से में स्लाइड टेम्परेचर और वाटर, शायद मैं बोल रहा हूं कि इसके आगे की कहानी आप खुद बना सकते हैं। स्लाइड टेम्परेचर देंगे, वॉल्फ अरेंजमेंट खत्म होगा और उसके बाद अगर आपने वाटर डाला है तो फाइनली वो आपका 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो स्लाइड टेम्परेचर और वाटर कई बार रिएक्शन में मेंशन होता है और कई बार नहीं होता है। ये कहानी आपको खुद ही समझना पड़ता है कि हाँ साहब, स्लाइड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हल्का सा एनर्जी, जब भी कोई रिएक्शन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा सा टेम्परेचर तो देते ही हैं और यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर हमेशा वहां मौजूद ही होता। तो अगर ये बीकर में ना भी मेंशन हो, एरो पे ना भी मेंशन हो, तो खुद को समझना पड़ेगा कि वहां पर टेम्परेचर और वाटर अवेलेबल है, तो फाइनली वो आपका RnH2 में तब्दील हो जाएगा। जैसे जैसे कर्टियस बाबा रिएक्शन कर रहे थे, उसी कर्टियस की लेबोरेटरी में उसी का एक चेला था, नाम था साहब स्मिट। तो स्मिट ने किया, वो कर्टियस का ही कंसेप्ट चुराया और फिर उसने एक नए तरीके से 1 डिग्री अमीन को अंजाम दे दिया। कर्टियस का ही चेला, उसी का शिष्य, नाम था साहब स्मिट। रिएक्शन स्मिट साइंटिस्ट जो आपका था, कर्टियस का शिष्य जो था बालक, उसने क्या किया कि दूसरे तरीके से 1 डिग्री अमीन बनाया। कैसे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसने पार्ट 1 में HN3 लेता हुआ नजर आया, पार्ट 2 में वही स्लाइड टेम्परेचर और वाटर, हालांकि ना भी लिखूं तो आपको समझना चाहिए वहां पर। और उसके बाद कैसे इसने 1 डिग्री अमीन को अंजाम दिया, चलिए दिखा देते हैं आपको। RCOH की रिएक्शन अगर आपने HN3 के साथ की है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि HN3 वहां पर क्या कर रहा होगा। उम्मीद है आपने ऊपर वाला मेथड नोट डाउन कर लिया है। तो जब HN3 की रिएक्शन आप करवा रहे थे तो मोटा मोटा यूं समझिए कि HN3 क्या आपको एक एसिड की तरह फील दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे HCl होता है वो आपको H+ और Cl- प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही HN3, कुछ लोग इसे हाइड्राजोइक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं, आप नोट डाउन कर ली सकती हैं साहब, HN3 हाइड्राजोइक एसिड। तो HN3 का काम होता है H+ प्रोवाइडर, मतलब मैकेनिज्म आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन स्मिट ने शुरुआत की, HN3 के साथ जब रिएक्शन करने की कोशिश की तो HN3 ब्रेक डाउन हुआ, एसिड की तरह आपको H+ और N3- प्रोवाइड किया। H+ की तरफ नजर डालूं तो H+ गरीब गरीब महसूस कर रहा है, H+ पैसे की डिमांड कर रहा है, आजू बाजू टुकुर 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 देखा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर बैठा हुआ नजर आया। H+ फटाक से जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया। जैसे ही H+ ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया, कंपाउंड मिला साहब आपका RC डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने जोश में पैसा तो दे दिया, लेकिन बाद में पता चला ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन गुस्से से आग बबूला, ऑक्सीजन इधर गुस्साया हुआ है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऐसे ही कार्बन से एक C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है, वो ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। इनडायरेक्टली कहूं तो कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन गरीब गरीब बिलखने लगा। OH2 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलना चाहता है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील हुई। तो आपको मालूम है HN3 ने जब H+ दिया तो साथ में कुछ और भी दिया था, N3-। ठीक ठीक पकड़ रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे से एक कदम आगे आप निकल चुके हैं। अब N3- क्या करने वाला एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे, अटैक पोलर पाई बॉन्ड ओपन, फिर होगा क्लोज और OH2 पॉजिटिव एज ए लिविंग ग्रुप अटैक करके जा चुका होगा। चंद लम्हों के बाद वहां से पानी रवाना हुआ और आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O और इससे कनेक्टेड हो गया N3। देखा देखा लग रहा है रे बाबा, RC डबल बॉन्ड ON3। अगले हिस्से में वही स्लाइड टेम्परेचर और वाटर। सच कहूं तो यहां तो वाटर देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन खुद ही अपने आप में वहां पर वाटर रिलीज कर रहा है। बोले तो आगे चंद लम्हों के पड़ाव के बाद स्लाइड टेम्परेचर और वाटर की मदद से आपको थोड़ी ही देर के बाद
RnS2 1 डिग्री अमीन एज ए प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आ गया। तो हमने वॉल्फ रीअरेंजमेंट का मुनाफा लेते हुए, उसको समझते हुए, उस कंसेप्ट को यूज करते हुए दो प्रिपरेशन के तरीके और पढ़ लिए हैं 1 डिग्री अमीन के। कौन कौन से हैं साहब? एक आपका था कर्टियस और एक आपका है स्मिथ। कर्टियस की लेबोरेटरी में काम करने वाला बालक स्मिथ उसी कर्टियस बाबा की कंसेप्ट को चुराया और फिर से 1 डिग्री अमीन देके अपने नाम पे सुगले ने पेटेंट करवा लिया। ये लीजिए साहब, दो और नए तरीके इजाद कर दिए गए हैं। हाँ, वॉल्फ रीअरेंजमेंट को और गहराई से देखूं तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट में बड़ी पिक्चर में देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एन के सर पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इसके सर पे एक लिविंग ग्रुप भी बैठा हुआ नजर आया। आज वो लिविंग ग्रुप N2 पॉजिटिव है, कल कोई और भी हो सकता है जनाब। मतलब अगर ब्रॉड पिक्चर में जनरलाइज मेथड में अगर मैं देखना चाहूं कि वॉल्फ रीअरेंजमेंट का जनरलाइज कंसेप्ट मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं, तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट तब हो सकता है जब कंडीशन कुछ ऐसा हो, RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, N2 पॉजिटिव एक लिविंग ग्रुप था, यहां पर मैंने जनरलाइज कंडीशन में Lg लिख दिया। आज वहां N2 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, कल कोई और भी हो सकता है। अगर ऐसा इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन के बीच में आपको नजर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही चीज खटकनी चाहिए, नाम है साहब वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट कैसे प्रोसीड करेगा? लिविंग ग्रुप जो भी यहां पर मौजूद होगा दिर यहां से जा रहा होगा तो नाइट्रोजन बिल्केगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है। कार्बन से डील करेगा कि तू अपना आर दे। कार्बन से जैसे जैसे डील कर रहा बोला तो इस हाथ से आन दे, कार्बन बिल्केगा तो नाइट्रोजन अपना नेगेटिव उस हाथ से जान दे। ये लीजिए आप साहब, वॉल्फ रीअरेंजमेंट खत्म होगा तो चंद लम्हों के बाद आपको एल्काइल आइसोसाइनेट मिलेगा। फर्दर जैसे रिएक्शन प्रोसीड करिए वो आगे का काम है, रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। लेकिन वॉल्फ रीअरेंजमेंट की जनरल कंडीशन मैंने पकड़ लिया, वो क्या साहब? नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और उसी से एक लिविंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इंटरमीडिएट बीच रहा मुझे मिल जाता है तो मैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं।